अब कंपनी ऑफिशियल्स क्या बनेंगे? ये जो बेटा कंपनी के मालिक, ये जो कंपनी के सरकारी मुलाजिम थे ना, या कंपनी के जितने भी आला अफसरान थे, अब उन्होंने उनका नाम नवाब रखा गया। यानी नवाब का जो इंग्लिशाइज्ड होगा ना, यानी अंग्रेजी वर्जन होगा, इंग्लिशाइज्ड वर्ड, वो क्या होगा? वो होगा नवाब। हाँ, क्योंकि इन्होंने खुद को नवाब कहलाना पसंद किया। यानी सिख्स को हरा कर भी हुकूमत हासिल होगी। इसमें जम्मू कश्मीर वाला केस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा 1800 हमें याद रखना होगा, 1846 को जम्मू कश्मीर की हुकूमत भी भेजी गई। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल चाल है आप सबके? तो बेटा आज हम इस कलाम बैच में आपके लिए लाए हैं क्लास 8th चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री। ठीक है, यानी क्लास 8th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं हम। ठीक है, तो उसमें स्पेशली आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर की थीम है, जिस चैप्टर की जो बेटा हेडिंग है, वो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। कैसे बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर से क्या हासिल करते हैं, एक पूरी कंट्री को हासिल करते हैं, या हम दूसरी भाषा में कहेंगे ट्रेड से वो मुकम्मल तौर पर पॉलिटिशियंस बनते हैं या हुक्मरान बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई लोग। कहाँ से? तो भाई हमें बात करनी है मुगल्स की। ठीक है, किन की बात करनी है? हमें बात करनी है सबसे पहले मुगल्स की। किन मुगल्स की बेटा? तो हम बात करेंगे लेट मुगल्स की। हाँ, तो अगर हम बात करें हैं लेट मुगल्स की, तो कौन होगा इन लेट मुगल्स में? तो नाम जरूर आएगा, शहनशाह है औरंगजेब का। अच्छा, ये औरंगजेब हम बात करेंगे बेटा, सबसे बहुत ही मशहूर नाम है। ठीक है, इन पर बहुत सारे ना बेटा इल्जाम भी लगे हैं कि इनने कभी फलानी इतने इतने हिंदूज को मारा, इतना इतना। जब आप थोड़ा अच्छा से हिस्ट्री पढ़ोगे ना, बिकॉज हिस्ट्री रिवील इज द फेसेस, तो आपको ये पता चलेगा कि इनकी हुकूमत में ना बहुत सारे हिंदू राजाज भी थे। ठीक है, तो इस बात को समझना जरूरी। इन्हें जिंद पीर भी कहते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। हाँ, बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, बिल्कुल सूफियाना जिंदगी गुजारते थे। ये सबसे पावरफुल रूलर थे, और इनके बेटों में फिर वो कहता है ना कि आपस में यूनिटी नहीं रही, और ये सारा सिस्टम यहाँ से बिखरना शुरू हुआ। ये जो शिराजा बना था, ये जो एक चेन बनी थी हुकूमत की, वो चेन बिखरी थी इवन के औरंगजेब के टाइम पर भी। और औरंगजेब के टाइम के बाद भी कुछ देर इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड में लीड कर रही थी, पूरी वर्ल्ड में उस जमाने में भी लीड कर रही थी। तो उसके बाद जब उन लोगों ने संभाला जो अभी बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, तो बेटा फिर तो पता ही इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, स्पेशली आफ्टर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। औरंगजेब की मौत कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। 1707, यानी 1701 से बेटा कौन सी सेंचुरी स्टार्ट होती है? तो मेरा बच्चा ये 8th सेंचुरी स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, हाँ, क्या करती है? इज विटनेसिंग ऑफ, तो वहां पर क्या हो रहा है मेरे बच्चे? विटनेस है लॉस ऑफ औरंगजेब, यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट्स हियर। और अब क्या होगा? जो ही औरंगजेब की डेथ होगी, तो वो जो पावर है ना, रिदम, वो नीचे आ जाएगा ग्राफ, और इनसफिशिएंट रूलर्स आना स्टार्ट होंगे मुगल्स में। जब इनसफिशिएंट रूलर्स आना स्टार्ट होंगे, तो उन फॉरेन पावर्स को मौका मिलेगा जो अभी तक वेट कर रहे थे कब मुगल एम्पायर वीक हो और हम टेक ओवर कर जाए। ठीक है, तो उनमें एक बड़ी ही खतरनाक क्या कहेंगे हम, कंट्री वेट कर रही थी, या हम कहेंगे ट्रेडर्स का एक बेल्ट वेट कर रहा था। हाँ, जिनका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था बच्चों? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत आसान भाषा में हम बात करेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो, क्या बोलती कंपनी? हाँ, उसी पे हम बात करेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर्स का एक बेल्ट था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस जमाने में इजाजत अपनी हुकूमत से ली और इंडिया की तरफ चल पड़े। ठीक है, जरा बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। उससे पहले बेटा देखते हैं कि असल में वास्को डा गामा जो एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था, उसने डिस्कवर किया सी रूट इंडिया का 1498 में, ये जानना जरूरी है। हाँ, तो उसके बाद पोर्तुगीज बेटा पहले यूरोपियन थे जो इंडिया आए। अच्छा, उन्होंने अच्छा खासा प्रेजेंस अपना एस्टैब्लिश किया, कहां पर? वेस्टर्न कोस्ट में। और इंडिया बेटा इंडिया में स्पेशली गोवा में अपनी बेस बनाई। तो सबसे
सबसे पहले पोर्तुगीज आए यूरोप से। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, कब 1600 में कब, तो बेटा उन्होंने चार्टर किससे हासिल किया, शाबाश, इंग्लैंड के रूलर से। चार्टर मीन्स इट वाज अ डॉक्यूमेंट हाँ विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर क्या हुआ, बाय अर्ली 17th सेंचुरी, अब 17th सेंचुरी बेटा 1601 से स्टार्ट होगी 17th सेंचुरी। अब सवाल ये होगा सर जी ये कैसे हुआ, ये 1600 साल बीत चुके हैं, 01 से सेंचुरी एक नई स्टार्ट है, ठीक है, तो वही बनेगी अर्ली 17th सेंचुरी। अब क्या होगा, डच और फ्रेंच वो भी इंडिया आना स्टार्ट होंगे। बाय ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड, क्योंकि सबको लगा था, सब ने बेटा सुना कि इंडिया की चीजें अच्छी है, इंडिया का मार्केट अच्छा है, इंडिया की प्रोडक्शन अच्छी है। जब प्रोडक्शन अच्छी होगी तो क्या होगा, कुछ खास ही होगा कि प्रोडक्शन जब अच्छी होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छी होगी तो प्रॉफिट अच्छा होगा। हाँ, प्रोडक्शन अच्छी है तो बेटा ट्रेड भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा है तो मार्केट अच्छा होगा, और खरीदारी होगी तो जब आप वो फॉरेन में भेजोगे तो उससे बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। तो मसालों में पहले ट्रेड, मसाले, कॉटन, ये कुछ अच्छी चीजें थी जिसमें पेपर था, क्लूज थे, कार्डमम था, सिनेमम था। हाँ, तो एक कंपटीशन भी इन सारे ट्रेडर्स में आपस में जुड़ने लग गया और बहुत अच्छी खासी इनकम भी इनकी हुई। टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू द फायर्स, और ये कंपनियां आपस में बहुत खतरनाक जंगें भी लड़ गई, जिनमें आप ग्रेट कैरनेटिक वॉर्स भी सुनोगे। क्या सुनोगे बेटा, शाबाश, ग्रेट कैरनेटिक वॉर्स भी आपको सुनने को मिलेगा, याद रखिएगा, ग्रेट कैरनेटिक वॉर्स। और फिर जब आगे जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, फ्रांसीस के साथ लड़कर, उनके साथ पॉलिटिकली या हम कहेंगे मार्केट के हिसाब से, वो जो फिशिंग मार्केट करते हैं, ठीक है, मार्केट को डोमिनेट करने के बाद, मार्केट एक्सप्लॉयटेशन के बाद, जब वो डोमिनेट करेंगे, डोमिनेट करने के बाद जब वो मार्केट को पूरी तरीके से ग्रैब करेंगे ना अपनी पॉलिसीज की वजह से, अपनी पॉलिसीज की वजह से मार्केट को ग्रैब करने के बाद वो क्या करेंगे, इनके साथ लड़ाई, बैटल्स, वो सारी चीजें हुई, मार्केट को डोमिनेट किया। फिर यहां से इनकी बातें शुरू हुई, क्या हुई शुरू, वो हम अभी देखेंगे। किनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पॉलिसीज का इस्तेमाल करके, अपनी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके, अपना डोमिनेंस इस्तेमाल करके, रसूख इस्तेमाल करके, वो कई पैतरे इन्होंने इस्तेमाल किए और इंडिया में अपना सिस्टम या अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश की। चलिए, हाँ, अब जरा बेटा देखिए, कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिनस ट्रेड इन बंगाल, तो सबसे पहले ये कहाँ पे बेटा अपना ट्रेड स्टार्ट करेंगे, तो बंगाल में अपना ट्रेड स्टार्ट करेंगे। कहाँ पर करेंगे बेटा अपना ट्रेड स्टार्ट, शाबाश, बंगाल। अब ये सवाल है सर जी ये बंगाल कहाँ पे पड़ता है, तो बेटा मैं अभी दिखाऊंगा ये बंगाल किस जगह पे है। हाँ, चलो, अब ध्यान रखना बेटा, ठीक है, बाकी काम हमारा रहा। ये रहा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जरा बेटा देखिए, हाँ, मैप बनाना आता है मुझे, चलिए जी चलिए, आ गया, ठीक है, जरा चेक कीजिए। जब हम बेटा इस मैप को बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो बंगाल है ना, तब इतना बड़ा एरिया था, टेरिटरी थी, इतना एरिया, आज का बांग्लादेश था, आज का वेस्ट बंगाल था, आज उड़ीसा का कुछ हिस्सा, अच्छा जी यूपी का कुछ हिस्सा, बिहार का कुछ हिस्सा, ये आप देखिए बेटा, ये सारा एक जमाने में बंगाल प्रोविंस था। मगर हम कुछ नहीं जानेंगे, हम कहेंगे कि उस जमाने का बंगाल हमें जानना है। तो उस जमाने का बंगाल जब हमें जानना है तो हमें आना पड़ेगा कहाँ पर, शाबाश, जरा बेटा हमें कहाँ पे आना पड़ेगा, हमें कहाँ पे आना पड़ेगा, जरा चेक करते हैं। हमें आना पड़ेगा इस वाले हिस्से में। ओके 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 ओके, वापस आते वापस आते वापस आते, चलिए 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 चलिए, किस हिस्से में आना पड़ेगा बेटा, शाबाश, हमें आना पड़ेगा इस वाले हिस्से में, यानी ये था हमारा बंगाल। चलिए, हाँ, ये था हमारा बंगाल। चलिए, अब जरा, अभी तक हमने बंगाल आपको दिखाया, ठीक है, वापस आते हैं फिर से एक बार बेटा बंगाल का ये वाला हिस्सा बनाते हैं मैप जल्दी जल्दी, क्योंकि मैप हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मैप के बगैर हिस्ट्री में पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हमें बार बार मैप बनाना ज़रूरी है। अब जैसा भी बनाएंगे वैसा भी बनाएंगे, बट बनाएंगे ज़रूर। तो चलिए, ये था आज का शाबाश पूरा बंगाल।
इसी बंगाल से इंडिया में ट्रेड शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। अच्छा, क्या हुआ? फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री यानी अंग्रेज या ब्रिटिशर्स की जो पहली फैक्ट्री थी वो सेटअप हुई कहां पर बेटा? होगली रिवर 1651 में। होगली रिवर के बिल्कुल, जो रिवर होगली के बैंक्स है इस वाले रीजन में, ठीक है, किस वाले रीजन में? यहाँ पर, हाँ यहाँ पर होगली रिवर पड़ता है, इसी के बैंक्स पर क्या बनाई गई बेटा? पहली फैक्ट्री सेटअप हुई। एज अ ट्रेड एक्सपेंड, ट्रेड जब एक्सपेंड हुआ, ठीक है, तो तो देखिए बेटा, द कंपनी परस्यूड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब कंपनी क्या करेगी? इसी बैंक के इर्द गिर्द यानी बेटा इन रिवर बैंक्स के इर्द गिर्द ये अपना बिजनेस, ये अपना सेटलमेंट करना शुरू करेगी, अपना ट्रेड हब बनाएगी। हाँ, फिर क्या होगा? बाय 1696 इट बिगिंस बिल्डिंग। अब ये क्या करेगी? अपना कारोबार जब शुरू करेगी ना, तो वहां पर फिर ये फोर्ट बनाना, किले बनाना शुरू करेगी। डोमिनेंस शुरू हुआ, कॉलोनियलाइजेशन शुरू हुआ। 2 साल होते होते कंपनी ने यहाँ पर जमींदारी राइट्स, जो नियर बाय विलेजेस थे उनके जमींदारी राइट्स हासिल किए। इनमें एक विलेज था, उसका नाम था कालीकत्ता। हाँ, क्या नाम था? कालीकत्ता। कालीकत्ता में बेटा जिसे फिर आगे जाकर कोलकाता के नाम से जाना जाने लगा। ये जो गांव था ना, इसे इन्होंने ये इतना मॉडिफाई और डेवलप हुआ, मान लो कि इट बिकेम द टाउन। ये क्या बन गया? ट्रेड टाउन बन गया। क्या बन गया बच्चों? ये बन गया ट्रेडिंग टाउन ऑफ ब्रिटिशर्स, ट्रेडिंग टाउन ऑफ ब्रिटिशर्स, ट्रेडिंग टाउन ऑफ ब्रिटिशर्स। अभी आपको पता चलेगा बहुत सारे रेवेन्यू के जो पेतरे हैं ना, वो यही से शुरू किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने पहले पहले ना बेटा, उन्होंने कंपनी के रूल्स के नाम पर, कंपनी के नाम पर अपनी इतनी वेल्थ बनाई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, जिससे कि ऊपर फिर कंपनी के खातों में, कंपनी के माल पर हुरुद बुरुद करने का इल्जाम भी लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये कौन संभालेगा? ये मुगल एम्परर्स ने बाकायदा तौर पर कंपनी को ये हुकूक दे दिए, बंगाल, एंड दे आल्सो गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार। अब खाली बेटा बंगाली नहीं, बिहार और उड़ीसा के भी इनको आगे जाकर दीवानी राइट्स मिल गए। अब आप खुद देखिए, सूट टाइटल को कर रहा है ना, ट्रेड टू टेरिटरी। जरा आगे चलेंगे। हाँ, कंपनी ऑफिशियल। अब कंपनी ऑफिशियल्स क्या बनेंगे? ये जो बेटा कंपनी के मालिक की, जो कंपनी के सरकारी मुलाजिम थे ना, या कंपनी के जितने भी आला अफसरान थे, अब उन्होंने उनका नाम नवाब रखा गया। यानी नवाब का जो इंग्लिशाइज्ड होगा ना, यानी अंग्रेजी वर्जन होगा, इंग्लिशाइज्ड वर्ड, वो क्या होगा? वो होगा नवाब। हाँ, क्योंकि इन्होंने खुद को नवाब कहलाना पसंद किया। नवाब क्या था? नवाब यानी नवाब का, शाबाश, नवाब का नवाब याद रखिएगा। और 1764 से रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट होंगे, और नवाब एन इंग्लिशाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब। हाँ, और लीड करेंगे बेटा लेविश लाइफ, क्योंकि नवाब क्या थे? वो बिल्कुल ऐशो अशरत की जिंदगी गुजारते थे, और अभी भी अक्सर किसी को कहते हैं बड़े नवाबजादे बने फिरते हो। ठीक है, यानी तुम बड़ी ऐशो अशरत की जिंदगी गुजारते हो। वही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिला। नवाब एवरीवन वाज द मर्सी ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, सिमिलर टू, क्योंकि अब नवाब देखो बेटा, यहाँ पर लिखा भी गया ना, ब्रिटिश वर लीडिंग अ लेविश लाइफ, सिमिलर टू, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बिल्कुल नवाबों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू किया, हुकूमत शुरू की, और पूरी तरीके से एक दूसरे मुल्क में हुकूमत अपनी पूरी तरीके से चलाना शुरू किया। अब यहाँ से ये बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से बेटा फिर जब हम देखेंगे बिहार, इन एरियाज का रेवेन्यू या दीवानी तो इनके पास आ गई। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें लालच होगी, क्योंकि अब इन्हें यूरोप से सोना नहीं लाना पड़ेगा और इंडिया से चीजें खरीदनी पड़ेगी। अब ये इंडिया से ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे और इंडिया से चीजें खरीद कर इंडिया के लोगों को ही भेजेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कंपनी रूल एक्सपेंड। अब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता एनेक्सेशन करेगी। क्या करेगी? उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को तो अपने हाथों में ले लिया। अब यहां से ये एक्सपेंड करना शुरू करेगी। क्या करेगी? प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन, यानी अगले कुछ स्टेट्स को कैप्चर करने के लिए काम शुरू करेगी। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1857 तक लगभग सारा हिंदुस्तान इनके कब्जे में आ चुका था, और वो भी मिलिट्री अटैक्स के जरिए, सब्सिडरी अलायंस के जरिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए। ठीक है, क्या करेंगे? बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने
बेटा रेजिडेंट इंडियंस को अपॉइंट करना शुरू किया, कंपनी फोर्स्ड स्टेटस, और एक इंपॉर्टेंट चीज लगाई, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज सब्सिडरी अलायंस, एंड द किंग हैड टू पुट एन आर्मी ऑफ ब्रिटिश। इस सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि मिलजुल कर हुकूमत होगी। क्या कॉन्सेप्ट था कि इस सब्सिडरी अलायंस में एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक बादशाह फौज किराए की फौज रखेगा। क्या रखेगा? किराए की फौज रखेगा। अच्छा, किराए की फौज किनकी? ब्रिटिशर्स ने बेसिकली इनको ऑफर किया कि आप क्या करो, आप फौज हमारी लो ट्रेन्ड वेल ट्रेन्ड फौज है, जब भी आपको कोई खतरा होगा किसी दुश्मन का, आपको फौज रखने की जरूरत नहीं है, फौज हम देंगे। हाँ, और आपको उसके बदले आपको उसके बदले हमें क्या देना होगा? एक फीस देनी होगी, पैसा देना होगा, रेवेन्यू देना होगा, ठीक है। या अगर आप रेवेन्यू नहीं दे पाए तो आपको उस समय ट्रेड का, टेरिटरी का कुछ हिस्सा हमें देना होगा। तो बहुत सारी स्टेट्स ने उस जमाने में इस क्लेम को एक्सेप्ट किया और वही उनके लिए बारी हुआ। उसका नतीजा क्या निकला कि उनकी स्टेट्स आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथों से छिन गई, जिसे बेटा कंपनी रूल एक्सपेंड्स के अंडर रखा गया। देखिए क्या हुआ, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट टू आर्मी द नवाब और द किंग हैड टू गिव सम पार्ट्स। अगर उनसे दुश्मन ने हमला किया, उनके पास आर्मी है नहीं, इंटरनल आर्मी है नहीं, हाँ, आर्मी कौन देगा? ब्रिटिशर्स, यानी किराए की आर्मी। अब वो किराए की आर्मी को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं निकले, हाँ, मे बी की ट्रेजरी खाली हो या उतना एक्सपेंडिचर हुआ, तब आपको टेरिटरी का एक हिस्सा पेमेंट के तौर पर देना है, ठीक है। तो ऐसा हुआ, नवाब ऑफ अवध एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद वर फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज। इस तर्ज पर, इस सब्सिडरी अलायंस की वजह से जो निजाम हैदराबाद का था, और बेटा जो इसके बाद अगर हम देखेंगे जो अवध का नवाब था, हाँ, नवाब, अवध के नवाब और निजाम ऑफ हैदराबाद को बेटा अपनी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के साथ क्या करनी पड़ी? सीड जोड़नी पड़ी, उसी में जाना पड़ा, जम होना पड़ा, ठीक है। रीजन क्या था बेटा? उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, उनसे पैसे निकले नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उनको सारा एरिया अपना किनको सौंपना पड़ा? ब्रिटिशर्स को। देखिए तरीका, देखिए हुकूमत, देखिए बेटा सेंस देखिए। इसके बाद टीपू सुल्तान की बात करते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा, टीपू सुल्तान, हाँ, द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, जिसने सबसे पहले बेटा हैवी आर्टलरी का इस्तेमाल किया। ऐसा मुसलमान बहादुर राजा जिसने सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी। उन लोगों ने वो लोग नहीं लड़ पाए जो ना खुद को बेटा उस जमाने में तुरम खान कहते थे, मगर ये मुसलमान क्या करेगा? ये लड़ेगा और जान देगा, बट अपनी टेरिटरी नहीं देगा जब जिंदा रहते, ठीक है। जरा देखेंगे, सुल्तान वाज द सन ऑफ हैदर अली। अच्छा, बाप का नाम हैदर अली, मैसूर का रूलर था। टीपू सुल्तान रूल करता था मैसूर को, और ये रूल सुल्तान जो टीपू सुल्तान था ना, रूल्ड मैसूर कहां से? 1782 से 1799। टीपू सुल्तान टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच मॉडर्नाइज। अच्छा, इसने फ्रांसियों की मदद ली, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, और इवन फॉरेन डेलीगेट्स को अपनी आर्मी में बेटा फॉरेन डेलीगेट्स की मदद से उन्हें, मतलब उनके साथ आर्मी ड्रिल्स करवाई, आर्मी का सामान, आर्मी की इक्विपमेंट्स, पूरी फॉरेन आर्मी फ्रांसूस की मदद से अपनी आर्मी को पूरा क्या किया था? स्ट्रॉन्ग किया था। यानी जिसे हम कहेंगे ना बेटा, पूरी तरीके से खुद को भी मॉडर्नाइज किया था और मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल किए थे, हाँ, फ्रेंच आर्मी की मदद से। अब ये क्या करेंगे बेटा? 4 जंगे, यानी टीपू सुल्तान आसानी से इसके हाथ में नहीं आया था, मैसूर आसानी के साथ ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं आया। 4 जंगे हुई, यानी ब्रिटिशर्स और मैसूर के राजाओं के बीच में, जिन्हें बेटा एंग्लो मैसूरियन वॉर के नाम से जाना जाता है, एंग्लो मैसूर वॉर्स, हाँ। 1767 से 1767 टू 1769, 1780 टू 84, 1790 to 92 and 1799. In 1799 the Britishers won the battle of श्रीरंगपट्टनम। फिर ब्रिटिशर्स कब? 1799 लास्ट वॉर बेटा श्रीरंगपट्टनम में जीत जाते हैं, किसके का? और मैसूर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम बेटा मेन एरिया था, ये हाथ में आ गया तो पूरा मैसूर हाथ में आ गया। टीपू सुल्तान was killed defending his capital श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम को डिफेंड करते करते ये टीपू सुल्तान मारा गया, ठीक है। और आप खुद देखिए, मारा गया, न कि खुद सरेंडर किया। बड़े बड़े लोगों ने सरेंडर किए हैं, माफीनामे भेजे हैं, वो किसी को याद नहीं है, और अभी भी मुसलमानों पे क्लेम होता है। जरा देखिए बेटा, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। क्यों टाइगर ऑफ मैसूर? क्योंकि इसने शेर को मार डाला था, जिसकी वजह से इसे टाइगर ऑफ मैसूर का नाम दिया गया था। ओके, तो मूविंग द नेक्स्ट, तो एंग्लो मराठा वॉर की
हम बात करेंगे बेटा, इसके बगैर एक और वॉर हमें देखने को मिला, वो मराठास के साथ हुआ, अंग्रेजों का वार, जिसको एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है। अब जरा आप देखिए, एक एक चीज, एक एक एरिया आ रहा है कब्जे में। आफ्टर डिफीट ऑफ मराठा, मराठास को हराने के बाद कहां पर, पानीपत में, इन बैटल ऑफ पानीपत 1761, दे गॉट डिवाइडेड इन वेरियस स्मॉल डायनेस्टीज, छोटी छोटी डायनेस्टीज में दे गेट डिवाइडेड। हाँ, क्या थे, सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे और भोसले थे। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, ये छोटी छोटी डायनेस्टीज में टुकड़े टुकड़े, ठीक, फिर इनको हराया गया। 3 वॉर्स वर फॉट, 3 जंगे मराठास के, मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई, 1782, 1803 to 5 एंड 1772 79। द थर्ड वॉर वाज द डिसाइसिव वॉर। इसमें क्या हुआ, आफ्टर दिस पेशवा वाज डिपोज्ड एंड द सेंट टू द नॉर्दर्न इंडिया, अब नॉर्दर्न इंडिया ऑन पेंशन। पेशवा को बेटा नॉर्दर्न इंडिया भेजा गया पेंशन पर। पेंशन पर जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक तो निकाला गया टेरिटरी से, फिर उसके बाद पेंशन रखा गया। हाँ, तो इस पर फिर नाउ द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द साउथ ऑफ विंध्याज। अब विंध्या वाला एरिया भी, यानी आज का जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये भी आ गया, मैसूर भी आ गया, यानी साउथ भी, हाँ, शाबाश, नॉर्थ ईस्ट भी। एक जल्दी जल्दी बेटा, अगर मैं फिर से एक बार मैप यहाँ पर ट्रेस करूं, तो मैप से हमें कुछ हेल्प होगी और हम आगे चल पाएंगे और लेक्चर को फिर जल्दी जल्दी क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो बेटा जल्दी जल्दी, लेट अस डू। चलिए, गलत हुआ रे। ठीक, अब हम बात करेंगे बेटा थोड़ा इन द वेरी कैजुअल मैनर। ये वाला एरिया भी आ गया ब्रिटिशर्स के हिस्से में, ब्रिटिशर्स के कब्जे में, ये वाला एरिया भी आ गया और ये वाला एरिया भी आ गया। ठीक है, और ये तो यूपी वाला अवध वगैरह, मतलब ये सारा अब ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। मैसूर साउथ में, हाँ, बंगाल, बिहार, ठीक है, उड़ीसा, हैदराबाद, हाँ, हैदराबाद के बाद बेटा अवध, और अवध के साथ बेटा ये मराठा वाला एरिया, सारा कब्जे में ब्रिटिशर्स के। ठीक, अब जरा देखो अब क्या होने वाला है, होने वाला कुछ अलग है। क्लेम टू पैरामोर्सी। हाँ, अब जरा देखो, पैरामोर्सी यानी सबसे ऊपर, सबसे आला कौन है, ब्रिटिशर्स है। देखो, एज ब्रिटिशर्स वर प्रूविंग देमसेल्फ एज द बेस्ट पावर पूरी दुनिया में, और इंडिया में बेटा तो इनका दबदबा आने लगा। दिस एनहेंस्ड देयर डिजायर टू रूल होल टेरिटरीज एंड दे स्टार्टेड डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट। अब 1830 के बाद, यानी 1815 के बाद ये डायरेक्ट हमले करना स्टार्ट करेंगे। हर एक को अब ब्रिटिश पैरामोर्सी माननी पड़ेगी, यानी ब्रिटिशर्स की हुकूमत माननी पड़ेगी, और जो नहीं मानेगा उस पर हम, अगर कोई सीधे सीधे मानता है तो उसे हुकूमत करने दिया जाएगा। हाँ, बट इनडायरेक्ट रूलर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यानी प्रिंसली स्टेटस भी बनेगी। अब जो नहीं मान रहा है तो उसे फिर लड़ाई के जरिए हराकर उसके एरिया को निकला जाता है। वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी बेटा पूरे इंडिया में। ठीक है, अब सीधे डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट होगा, पहले इनडायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट होता था, यानी पॉलिसीज के जरिए फंसाकर इन्हें हराया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। लॉर्ड हेस्टिंग 1830 to 23। हाँ, ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड टू सिक्योर नॉर्थ वेस्ट। अब ये बेटा नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें रशिया का हमेशा खतरा रहेगा। जो अभी मैंने मैप दिखाया, अगर आपको बेटा ये वाला एरिया, यानी अब इनके पास बचा है ये वाला एरिया, ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा, ये ईस्ट बनेगा, यानी इनके पास अब नॉर्थ ईस्ट भी है, साउथ भी है और वेस्ट भी है। अब इनके पास ये वाला पोर्शन बचा था जिसे हम बेटा नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, और अब इसके लिए लड़ाई शुरू होगी। यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पे बेटा इनके पास राजस्थान बचा है, इनके पास बेटा जम्मू कश्मीर बचा है। जरा देखते हैं क्या होगा। अब चलिए जल्दी, हाँ, मराठा वॉर्स के बाद जल्दी जरा बेटा चलते हैं, तो देखिए क्या होगा। ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड सिक्योर नॉर्थ वेस्ट, हाँ, फ्रंट ऑफ दियर एम्पायर इन इंडिया, ताकि इनका एम्पायर पावरफुल एम्पायर बने। फॉर दिस दे फॉट वॉर्स विद अफगानिस्तान, पंजाब। अब अफगानिस्तान और पंजाब के साथ लड़ाई शुरू होगी और डायरेक्ट वॉर शुरू होगा, और ये वहां पर भी जीतेंगे। एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर याद रखिएगा मेरे बच्चों, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो
सिख वॉर, यानी सिखों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होगी। इट इज टेरिटरीज 1843 से 1849 बेटा, हाँ कंटिन्यूअसली ये वॉर होंगे और शाबाश महाराजा रंजीत सिंह को हरा के, यानी सिख्स को हरा कर भी हुकूमत हासिल होगी। इसमें जम्मू कश्मीर वाला केस इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बेटा 1800 हमें याद रखना होगा 1846 को जम्मू कश्मीर की हुकूमत भी भेजी गई थी। 16 मार्च 16 मार्च 1846, ठीक है। क्या हुआ बेटा? द सेल डील ऑफ कश्मीर टुक प्लेस, सेल डील ऑफ कश्मीर, जिसमें कश्मीर की हुकूमत भेजी गई किसको? अंग्रेजों को, और जम्मू कश्मीर बन गया, जे&के के वजूद में आया पूरा, और इसमें जम्मू कश्मीर बिकम्स द प्रिंसली स्टेट। याद रखने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर क्या बना? हाँ, क्योंकि इससे पहले दो ट्रीटी सामने आई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर। थ्रू ट्रीटी ऑफ अमृतसर जम्मू कश्मीर वाज सेल्ड, जम्मू कश्मीर वाज, शाबाश, क्या हुआ बेटा? जम्मू कश्मीर वाज सेल्ड टू महाराजा गुलाब सिंह। अच्छा, खरीदार कौन था बेटा? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। याद रखने की बात है बेटा, महाराजा गुलाब सिंह हमें देखने को मिलेगा। चलिए, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा ट्रेड टू टेरिटरी में बेटा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर एक ऐसी पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जिसमें कहा जाएगा एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट होगी, वो क्या कहेंगे कि अंडर द रेन ऑफ लॉर्ड डॉलहाउस, लॉर्ड डॉलहाउस का टाइम था 1848 से 56, ये कहेगा हाँ कि जिस भी रूलर का अपना बायोलॉजिकल या हम कहेंगे लीगल हायर नहीं होगा, यानी अगर किसी का अपना बेटा नहीं है, ठीक है, हुकूमत करने के लिए, तो वो हुकूमत डायरेक्ट किसके, यानी अडॉप्टेड नहीं चलेगा। अगर किसी का अपना नहीं है, वो हुकूमत डायरेक्ट किसके हाथों में चली जाएगी? वो हुकूमत डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के हाथों में चली जाएगी। हाँ, जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द रूलर्स हु डज, बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर निकला कि जिस हुकूमत का, जिस राजा के पास अपना बेटा नहीं है हुकूमत करने के लिए, वो रियासत डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। तो वहीं पर देखा गया, हैव एनी लीगल हियर कुड नॉट पास और देयर प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी पास नहीं कर सकते बल्कि अडॉप्टेड सन को, बल्कि वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर या ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। सतारा 1848 संबलपुर बेटा, सबसे पहले सतारा इस तरीके से बेटा ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। कब? 1848 में। संबलपुर 1850 में। झांसी 1854 में वर एनेक्स्ड बाय दिस पॉलिसी, और झांसी में तो बहुत ही धुआंधार लड़ाई भी हुई। यहाँ पर जिसे बेटा मणिकर्णिका, या जिसे हम झांसी की रानी कहते हैं, जिसने बहुत लड़ाई की, किसके लिए? अपनी स्टेट के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिशर्स, हाँ जरा बेटा हुकूमत की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा 1773 वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, कंट्रोल किया, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड कंट्रोल्ड द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज। हाँ, प्रेसिडेंसीज, अब प्रेसिडेंसीज बनेगी ना, ये पूरे इंडिया पर अच्छी हुकूमत करने के लिए इंडिया को 3 हिस्सों में बांटेंगे, एक तो मद्रास, एक तो बेटा मुंबई, एक तो बेटा बंगाल। यानी आप ऐसे बेटा देख लो, यहाँ पर बंगाल, यहाँ पर बेटा मद्रास, और यहाँ पर मुंबई, ठीक है, 1 2 3, और ये 3 एरियाज क्या होंगे? ये 3 एरियाज आपस में जुड़े होंगे, इन्हें कहा जाएगा प्रेसिडेंसीज। क्या कहा जाएगा? प्रेसिडेंसीज। यानी यहाँ से पूरे इंडिया पर हुकूमत की जाएगी, और इन 3 प्रेसिडेंसीज में हाई कोर्ट्स भी स्टैब्लिश होंगे। सेपरेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, इंडियन पेनल कोड इंट्रोड्यूस किया गया। इवन के इंडियन जो लॉ है ना, उसको बेटा क्या किया गया? उसको आसान भाषा में लिखा भी गया। एंड अब कोर्ट्स में बेटा कोर्ट सेटअप हुए, और सुपरवाइजर्स और ये किन के अंडर थे? तब उस जमाने में कलेक्टर्स के अंडर थे। न्यू सेट ऑफ नए लॉज कंपाइल किए गए, मुफ्तीज और ब्राह्मणों को बुलाया गया, और उन्हें कहा गया कि आप अपने रिलीजन को आसान भाषा में इंटरप्रेट करोगे, और वो सेट किनको दिए गए? कलेक्टर्स को, ताकि वो उन एरियाज में आम लोगों के हिसाब से, उनके रिलीजन के हिसाब से इंसाफ कर पाए। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल देखी हमने, ठीक है। तो यहां से मेरा बच्चा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे एक और टॉपिक पर, ठीक है। और तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, ठीक है।
आपको हमारा काम अगर अच्छा लगता है तो दूसरों तक बेटा शेयर कीजिए, ठीक है? और हमें अपने कमेंट से ज़रूर नवाज़िए, ठीक है? तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।